हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल एट MK क्लासेस। बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज कर रहे थे, कुछ की कॉल्स भी आई कि सर हमें 2024 के लिए प्रिपरेशन करनी है, UPSC 2024 के लिए। तो उसके लिए आप एक अच्छा प्लान हमें बना के दें, हमें बताएं हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए कि हम ये चीज़ जो है अपनी 2024 के एग्ज़ाम को हम क्वालिफाई कर सकें। तो माय डियर फ्रेंड्स, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि यू आर ऑलरेडी 2 to 3 मंथ लेट। ठीक है, आप ऑलरेडी 3 मंथ आपने वेस्ट कर चुके हैं। ठीक है, बट स्टिल यू हैव आई थिंक अराउंड 10 मंथ। अभी अगर आप अगस्त मान लीजिए, जुलाई के अब 2-3 दिन बच रहे हैं, इनको छोड़िए। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, देन नवंबर, देन दिसंबर, जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल एंड मई। ठीक है, मई में आपका पेपर है। तो अब देखिए यहाँ पे 3 और 3 6 और टोटल आपके पास 9 मंथ हैं। ठीक है, तो आप इन 9 मंथ को क्या करेंगे कि 2 या 3 स्टेजेस में आप इसको कन्वर्ट करेंगे। कितने स्टेजेस में? 3 स्टेजेस में आप इसको कन्वर्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले ये 3 स्टेजेस में आपने कैसे कैसे अपनी प्रिपरेशन करनी है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आपको UPSC का एग्ज़ाम कैसे होता है, उसका क्या पैटर्न है, आप थोड़े सारे उससे फैमिलियर होने चाहिए। ठीक है, तो देखिए, जब मैं अगर UPSC की बात करता हूँ तो मेरा प्राइम टारगेट 2024 ही है। तो देखिए, ये पेपर जो है आपको पता है कि 3 स्टेजेस में होता है, S1, S2 और S3। S1 में माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे होता है प्रीलिम्स। ठीक है, क्या होता है आपका? प्रीलिम्स। और ये वाला S2 में आपका होता है मेंस, और S3 में आपका होता है PT मींस पर्सनालिटी टेस्ट आपका। ठीक है, अब देखिए, जब मैं S1 की बात करता हूँ, प्रीलिम्स की बात करता हूँ, तो यहाँ पे 2 पेपर होते हैं आपके। कितने पेपर होते हैं माय डियर फ्रेंड्स? 2 पेपर। एक हो जाएगा आपका जिसको हम बोलेंगे GS1, और एक हो जाएगा आपका GS2 भी आप बोल सकते हैं, या CSAT बोल सकते हैं, CSAT का पेपर। ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो हो जाएगा आपका GS का होगा, और पेपर 2 जो होगा वो होगा आपका CSAT का। अब ये दोनों पेपर जो होते हैं ये 200 मार्क के होते हैं। ठीक है ना, 200 मार्क्स के। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन हंड्रेड्स होते हैं, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं वो 80 होते हैं। तो आप एक काम करें कि ये साथ साथ में ये चीज़ें नोट डाउन करते जाएं। ठीक है, तो अब इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 हैं, तो मींस ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, बट हियर द नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 80। तो ईच क्वेश्चन कैरी मतलब 2.5 मार्क्स, मतलब 2.5 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन होगा आपका। ठीक है, मतलब 2.5 मार्क्स का आपका हर एक क्वेश्चन होगा। तो अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ कि इस पेपर में आपको अच्छे मार्क्स लेने हैं, लेकिन इसमें आपको अच्छे नहीं लेने हैं, इसमें आपको अराउंड 67 प्लस चाहिए। बस आपको 66 पॉइंट समथिंग चाहिए। बस आप इतनी बात याद रखिए, मींस आउट ऑफ 80 क्वेश्चन आपको सिर्फ 27 क्वेश्चन जो हैं वो करेक्ट होने चाहिए। मींस ये सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, इसके जो है मार्क्स काउंट नहीं होने हैं। तो आपका ये पेपर क्वालिफाई होगा तो तभी आप इसका ये पेपर आपका इवेलुएट होगा। अगर ये वाला नहीं तो ये वाला पेपर आपका चेक भी नहीं होना है। तो इट मीन्स ये वाला पेपर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें ये 27 क्वेश्चन आपके करेक्ट होने ही होने चाहिए। अब यहाँ पे अगर नंबर को हम देखेंगे, नंबर को कंपेयर करेंगे, तो आउट ऑफ 80 27 हम तो कर लेंगे, ये तो कोई कौन सी बड़ी बात है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, आउट ऑफ 15 लाख 10 लाख प्लस स्टूडेंट यहीं पे फिल्टर हो जाते हैं। इवन नंबर मोर है इससे भी। ठीक है, तो वो यहीं पे ही रह जाते हैं इस CSAT में। तो आपको ये चीज़ एक इंश्योर करनी है कि वाइल मतलब ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन आपने ये वाला पार्ट अपना अच्छे से प्रिपेयर करना है। लेकिन पहले मैं थोड़ा सा GS का ऊपर से आपको बताता हूँ। देखिए, GS में आपके पास हिस्ट्री हो जाएगी, उसके बाद देखिए हिस्ट्री के बाद आपका पॉलिटी हो जाएगा, आपका इकोनॉमिक्स हो जाएगा, आपका जियोग्राफी हो जाएगा, उसके बाद आपका देखिए साइंस एंड टेक हो जाएगा, और उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, एक कोई सब्जेक्ट बच रहा और यहाँ पे आ जाएगा इन्वायरमेंट हो जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये सारे के सारे सब्जेक्ट अलॉन्ग विद करंट अफेयर आपको GS1 में या जो आपका प्रीलिम्स होता है उसके लिए आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके लिए आपको पढ़ने हैं। अब हिस्ट्री में देखिए आपकी मेडिवल, उसके बाद एंशेंट आ गए, मेडिवल आ गए, मॉडर्न आ गए, प्लस आपका आर्ट एंड कल्चर आ गया। पॉलिटिकल साइंस में आपका कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में आ गया, उसके बाद सोशल जस्टिस के बारे में आ गया, इकोनॉमिक्स में आपको सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें चलो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। तो ये चीज़ें आपको प्रिपेयर के लिए इतने कंपोनेंट, इतने सब्जेक्ट्स आपको प्रिपेयर करने हैं। तो नो डाउट ये चीज़ें आपको प्रिपेयर हो जाएंगी, मैं आपको अभी बताता हूं। बट बिफोर दैट कि आपको CSAT को इंश्योर करना है कि आप उसमें क्वालिफाई कर जाएं। तो माय डियर फ्रेंड्स, CSAT में टोटल 3 कंपोनेंट हैं। 3 कंपोनेंट हैं, एक है आपका इंग्लिश, दूसरा है आपका रीजनिंग, और थर्ड है माय डियर फ्रेंड्स आपका मैथ। थर्ड है आपका क्या? मैथ। एक चीज़ आप मेरी याद रखिए कि मैं आपको उस हिसाब से बताऊंगा कि जो चीज़ें आपके लिए हैंडी हों, जो आप चीज़ें कर जाएं। ऐसे नहीं बताऊंगा कि जो चीज़ें आप थ्रू आउट द ईयर इवन नेक्स्ट ईयर भी आप कर ना सकें, क्योंकि बहुत सारा चीज़ें ऐसे भी हैं बताई जाती हैं लेकिन खुद की प्रिपरेशन में वो वैसा कोई भी नहीं करता। तो उतनी मैं नट शल आपको शॉर्ट बताऊंगा जो चीज़ें आपको हो जाएं। अब बात देखिए, अगर इंग्लिश की, तो इंग्लिश के जो क्वेश्चन आते हैं CSAT में वो आता है कंप्रीहेंशन।
कॉम्प्रीहेंशन मतलब आपको पैसेज आएगा, ये इतना बड़ा पैसेज आ गया और नीचे लास्ट में क्वेश्चन दिया होगा, तो आपने इस पैसेज को पढ़ के तो क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। इस पैसेज के बीच में जो लिखा है, जो आथर के व्यूज हैं, वही आपको यहाँ पे उसका आंसर देना है। तो आपको अपनी तरफ से कोई भी चीज़ ड्राइव्ड नहीं करनी है, ठीक है। तो ये चीज़ आप एक चीज़ शेयर करें, लेकिन साथ ही साथ में इसको आपने करेक्ट कैसे करना है, मतलब इस कंप्रीहेंशन की प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप डेली न्यूज़पेपर पढ़िए, ठीक है। न्यूज़पेपर पढ़िए, लेकिन न्यूज़पेपर आपको सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप डेली के सिर्फ 2 आर्टिकल पढ़िए। कितने आर्टिकल आपको पढ़ने हैं? 2 आर्टिकल। इट टेक ओनली 20 मिनट्स या 30 मिनट्स, कोई बात नहीं, दे दीजिए। लेकिन ये 20 to 30 मिनट्स आपकी 3 से 4 चीज़ें आपकी यूपीएससी के लिए आपको प्रिपेयर कर देंगे। एक, कंप्रीहेंशन आपका प्रिपेयर हो जाएगा, आपका सीसैट का पार्ट। दूसरा, आपके मतलब आपकी ओवरऑल थिंकिंग जो होगी वो डेवलप होगी, आपका विजन ब्रॉड होगा, आप बहुत सारे आर्टिकल पढ़ेंगे, बहुत सारे लोगों के, रिसर्च स्कॉलर के, ठीक है, आप उनके व्यूज़ जो हैं वो पढ़ेंगे डेली, तो उसके पर्सपेक्टिव से आपका भी जो वो विजन होगा वो ब्रॉड हो जाएगा। थर्ड, आपकी वोकैब अच्छी हो जाएगी। चौथा, आपकी इंग्लिश स्पीकिंग जो होगा वो भी अच्छा हो जाएगा। पांचवा, आपका रीडिंग स्किल बढ़ जाएगा। और छठा आपका कि ये है कि आपको इंग्लिश को अंडरस्टैंड करने में, उस आर्टिकल को समझने में भी आपको आसानी हो जाएगी इफ़ यू आर रीडिंग ऑन इट, मतलब ऑन डेली बेसिस। तो ये चीज़ें जो आपको कंप्रीहेंशन के लिए आपको सिर्फ न्यूज़पेपर के 2 आर्टिकल डेली पढ़ने हैं। बाकी अगर आपको न्यूज़पेपर के लिए टाइम नहीं बचता है तो प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन न्यूज़पेपर। लेकिन एक चीज़ करिए कि 2 आर्टिकल आपको डेली पढ़ने हैं, और साथ में फिर आप क्या करें कि मंथली मैगजीन पढ़ें। मंथली मैगजीन किसी की भी पढ़ें, विजन की पढ़ें, आप इनसाइट IAS की पढ़ें, आप वाजीराम की पढ़ें, आप राव IAS की पढ़ें, आप ओनली IAS की पढ़ें, आप दृष्टि की पढ़ें, आप बायजूस की पढ़ें। किसी एक वन पर्टिकुलर को आप फॉलो कीजिए और उसकी जो मैगजीन है आप मंथली उसको पढ़िए, उसकी मैगजीन्स को आप मंथली रेफर कीजिए। ये क्यों मैं आपको ऐसा बोल रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स, ये मेरा बोलने का पर्पस इसलिए है, देखिए कि अगर कोई टीचर या कोई एस्पायरेंट आपके लिए मेहनत करके, तो वो मंथली जितने भी आर्टिकल न्यूज़पेपर, चाहे वो द हिंदू हो, चाहे इंडियन एक्सप्रेस हो, मिंट हो, या कोई भी अदर सोर्सेज, उनको वो रेफ़र करके तो आपके लिए एक मैगज़ीन प्रिपेयर कर रहा है, तो आप फिर क्यों टाइम इस पे वेस्ट कर रहे हैं? आप क्यों नहीं इसी मैगज़ीन्स को ही पढ़ो, लेकिन इसको अच्छे से पढ़ो, ठीक है। बाकी आपको कंप्रीहेंशन का पार्ट अपना अच्छा बनाना है, आपको इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी करनी है, आपने इंग्लिश रीडिंग को अच्छे बनाना है, आपने अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, अलग अलग मतलब पर्सपेक्टिव से अपने विजन्स को आप भी ब्रॉड करना चाहते हैं, इनलाइटन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके लिए 2 आर्टिकल डे लेके इनफ है, ठीक है। तो इस टेक्निक से आप चलिए तो ये चीज़ें आपकी सारी हो जाएंगी। इनफैक्ट आपको ऐसे भी लिखने में हेल्प हो जाएगी इफ़ यू आर रीडिंग एन आर्टिकल ऑन अ डेली बेसिस। सेकंड चीज़ आपको मैंने बताई रीजनिंग, और थर्ड मैंने आपको सीसैट के पेपर में बताई मैथ। देखिए, मैं ऐसा तो नहीं बोलूँगा, कोई अपनी एडवर्टीज़ नहीं करूँगा अपने चैनल की, लेकिन अभी तक जो मैंने जितने भी लेक्चर्स बनाए हैं वो सारे के सारे इनफ हैं आपको सीसैट के मैथ के क्वेश्चन करने के लिए। इफ़ यू आर मतलब अगर आपकी मैथ बैकग्राउंड नहीं है, आप ह्यूमैनिटीज़ आपकी बैकग्राउंड है, आर्ट सब्जेक्ट हैं, तो आप इन टॉपिक्स को भी देख लेंगे, तो यू विल बी एबल टू सॉल्व 10 to 15 क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेक्शन। और अगर 20 क्वेश्चन आपके यहाँ से हो जाते हैं, 20 आपके रीजनिंग से हो जाते हैं, 15 क्वेश्चन आपके यहाँ से हो जाते हैं, और इस कंप्रीहेंशन के अगर 2 आर्टिकल आप डेली पढ़ते जाते हैं, तो आप एंड ऑफ द ईयर आप देखिए कि आप 20 क्वेश्चन इसके भी कर जाएंगे, तो ये 20 20 40 अराउंड 55 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो यू नीड ओनली 27 क्वेश्चन, तो आपके तो डबल हो रहे हैं, 54 से भी एक ज़्यादा हो रहा है। तो आप इस अप्रोच से चलेंगे तो आपके लास्ट के 2 मंथ में आपको पैनिक सिचुएशन आपके लिए नहीं होगी, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड योर सीसैट, ठीक है, आपने ऑलरेडी प्रिपेयर किया। ऑलरेडी मैं तीनों चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, और जो मैं बता रहा हूं कि आपको आपके मैथ के लिए आपको क्या करना है, तो टिल नो अभी तक जितनी वीडियोस मैंने अपलोड की हैं वो आपके लिए सफिशिएंट है मैथ की प्रिपरेशन के लिए, बिकॉज यू हैव मतलब आपको सिर्फ 15 या 10 to 15 क्वेश्चंस आपको चाहिए, तो वो क्वेश्चंस आपको मतलब 10 to 15 आपको उतने लेक्चर्स में से निकल जाएंगे। और अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं और भी उस पर अपलोड करता रहूँगा, तो आप उनको वॉच कर सकते हैं, ठीक है। और रीजनिंग की भी मैं अपलोड कर दूँगा, या फिर आपको जो भी अच्छा लगता है वहाँ से करिए। तो लेकिन यह है कि ये चीज़ अपनी आप एक मेक श्योर कीजिए कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम एट द एंड ऑफ द जब आप मतलब पेपर देना जाएंगे तो तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये हो गया, मैंने आपको कुछ प्री के पर्सपेक्टिव से बताया। अब हम चलते हैं किसके ऊपर, मेंस के ऊपर, ठीक है। तो देखिए, जब मैं मेंस की बात करता हूं तो इसमें सबसे पहले तो 2 आपके लैंग्वेज के पेपर होंगे। कितने पेपर होंगे? 2 पेपर। तो एक हो जाएगा आपका इंग्लिश का और दूसरा कोई अदर लैंग्वेज, ठीक है, कोई अदर लैंग्वेज। उसके बाद आपका हो जाएगा एसे का पेपर, उसके बाद आपका होगा एसे का पेपर, और उसके बाद माय डियर फ्रेंड्स ये आपका 250 मार्क्स का होना है। उसके बाद माय डियर फ्रेंड्स आपका आ जाना है GS 1, 2,
3 और 4। और उसके बाद माय डियर फ्रेंड्स आ जाना है आपका ऑप्शनल। क्या आ जाना है आपका? ऑप्शनल। ठीक है, तो इस ऑप्शनल में भी आपके पेपर 1 और एक पेपर 2, ये 2 पेपर आपको इसमें भी देने होते हैं। ठीक है, तो ये आ गया आपका स्टेज 2, जो मैंने आपको कहा था कि 3 स्टेजेस में ये एग्जाम पूरा डिवाइड है। तो इसका स्टेज 2 जो कि मेंस में कुछ इस तरीके से आपको पेपर होते हैं और ये विद इन वीक ये पेपर सारे खत्म हो जाते हैं। ठीक है, मॉर्निंग टाइम भी होते हैं और इवनिंग टाइम भी ये पेपर होते हैं। ठीक है, अब ये वाले जो दोनों हैं माय डियर फ्रेंड्स, ये सिर्फ आपको क्वालिफाई करने हैं, इनको आपको ज़्यादा मार्क्स नहीं लेने, बस आपको क्वालिफाई करने, क्वालिफाइंग नेचर के हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे यहाँ पे भी रह जाते हैं, तो आप क्या करेंगे कि इनको भी मतलब अगर आप पढ़ते जाएंगे थोड़ा थोड़ा साथ में, या आप किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनमें डेफिनेटली इंग्लिश वगैरह होती है, तो आप उसमें कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो ऐसे है, 3 सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, 3 पेपर्स की बात कर रहा हूँ। एक आपका ऐसे जिनके ऊपर मैं स्टार बना रहा हूँ, सेकंड आपका ये पेपर 4 और थर्ड आपका ये पेपर ऑप्शनल। ऑल दीज आर द गेम चेंजर फॉर ईच एंड एवरी एस्पायरेंट। मतलब दीज पेपर विल मेक यू और ब्रेक यू, यही डिसाइड करेंगे। वाई? बिकॉज इसमें अच्छे स्कोर बच्चे ले सकते हैं, इसमें आप भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगर आप थोड़ा प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद पेपर 4 में भी आप अच्छा स्कोर ले सकते हैं, 150 प्लस भी ले सकते हैं, और इसमें तो आप मतलब 300 प्लस भी जा सकते हैं अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें जो हैं, ये तीनों पेपर आपको 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 यू कैन से दैट कि आपको वो एक लबासना की आपको जो टिकट देंगे। ठीक है, तो आपको अगर उस चीज़ को, उस टिकट को जो है वो पक्का करना है, उसको अपने मतलब एक यू कैन से दैट कि अगर आपको मतलब ये आप ये चाहते हैं कि हम नेक्स्ट ईयर जो है वो डेफिनेटली लबासना में जाएं, हम ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएं, तो फॉर दैट यू विल हैव टू प्रिपेयर ऑल दीज 3 सब्जेक्ट्स मतलब बहुत अच्छे से। ठीक है, अब मैं 1 बाई 1 इन 4 पेपर्स की बात करता हूँ। ठीक है, तो अब देखिए अगर मैं GS1 की बात करता हूँ तो इसमें आपके पास हिस्ट्री दी होती है, सारी हिस्ट्री, जिसमें आपके पास एंशेंट होगी, मेडिवियल होगी, एंशेंट, मेडिवियल और आपका हो जाएगा मॉडर्न हिस्ट्री। उसके अलावा यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर भी होगा, और उसके अलावा आपको वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़नी पड़ेगी, और इसके साथ साथ कुछ पोर्शन इसका जियोग्राफी में भी दिया होता है। तो नो डाउट मैं आपके साथ सिलेबस भी डिस्कस करूँगा, एक नई वीडियो लेके आऊँगा। यहाँ पर आपको मैं एक ओवरव्यू देने जा रहा हूँ सारा, कि आपको एंशेंट हिस्ट्री, मेडिवियल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, वर्ल्ड हिस्ट्री और कुछ पोर्शन जो है आपको जियोग्राफी का इस पेपर फर्स्ट के लिए, मेंस के लिए आपको पढ़ना है। ठीक है, यह आपका पेपर फर्स्ट का सिलेबस। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये जो वर्ल्ड हिस्ट्री है, ये आपके जो आपका प्रीलिम्स होता है उसके लिए नहीं है, बाकी सारा का सारा आपको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है। तो मतलब आई मीन टू से कि इफ़ यू हैव टू प्रिपेयर दिस टॉपिक, मतलब अगर आप इस पोर्शन को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका प्री जो है वो अल्टीमेटली प्रिपेयर हो जाएगा। नो डाउट देयर आर मतलब डिफरेंसेस बिटवीन द टू, बिकॉज दीज एग्जाम्स मतलब ये वाले जो पेपर्स हैं ये सब्जेक्टिव होंगे और वो एक MCQ है, यहाँ पे आपको आंसर लिखने हैं। अगर मैं GS2 की बात करता हूँ माय डियर फ्रेंड्स, तो ये वाला GS2 यहाँ पे, ठीक है, तो इसमें आपको पॉलिटिकल साइंस है जिसको आप पॉलिटी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको IR पढ़ना है, मतलब इंटरनेशनल। इसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता होना चाहिए, गवर्नेंस के बारे में पता होना चाहिए, IR ऑलरेडी मैं मेंशन कर चुका हूँ, सोशल जस्टिस के बारे में पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको माय डियर फ्रेंड्स पॉलिटी के अंदर पढ़नी है। किसके अंदर पढ़नी है? आपको पॉलिटी के अंदर पढ़नी है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़, थर्ड जो आपका सब्जेक्ट आ गया GS3 माय डियर फ्रेंड्स, इसमें आपको इकोनॉमिक्स क्या पढ़ना है? आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना है। लेकिन इस इकोनॉमिक्स में आपने क्या क्या पढ़ना है इसके अलावा? यहाँ पे आपको इन्वायरमेंट पढ़नी है, कुछ पार्ट इसमें भी जियोग्राफी का आ जाएगा, उसके बाद सिक्योरिटी पढ़नी है, और इसके अलावा यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स आपको साइंस एंड टेक पढ़ना है। तो इस GS3 में इतने सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, सिक्योरिटी, इन्वायरमेंटल साइंस, जियोग्राफी का कुछ पार्ट होगा, थोड़ा ही बहुत ही है। उसके बाद आपका यहाँ पे आ जाएगा आपका सिक्योरिटी एंड देन साइंस एंड टेक, ये वाला सारा जो है आपको यहाँ पे पढ़ना है। तो अगर आप इसकी प्रिपरेशन अच्छे से करते हैं, इसकी प्रिपरेशन अच्छे से करते हैं, और ये वाला पार्ट एक्सेप्ट वर्ल्ड हिस्ट्री को छोड़ के तो आप अच्छे से पढ़ते हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, आपका ये जो प्रीलिम्स 2024 की प्रिपरेशन जो आप कर रहे हैं ये आपको अच्छे से हो जाएगी। तो देखिए अगर मैं तीनों स्टेजेस की बात करूं, चाहे वो प्री है, चाहे वो मेंस है, और चाहे वो इंटरव्यू है, इन तीनों को एक इंटीग्रेटेड मैनर में स्टडी किया जाता है। इन तीनों की प्रिपरेशन इंटीग्रेटेड मैनर में होती है। कभी भी आप एक सॉलिटरी वे में, कभी भी आप इनको एक आइसोलेशन में, कि मतलब आप पहले प्री की प्रिपरेशन करें, फिर मेंस की करें, फिर इंटरव्यू की करें, तो कभी माय डियर फ्रेंड्स उस अप्रोच से आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं होना है। ठीक है, तो आप एक इंटीग्रेटेड मैनर में लेके चलिए। आप सबसे पहले इस चीज़ को इंश्योर कीजिए, इस चीज़ को आप पक्का कीजिए,
इस चीज़ को आप मेक श्योर कीजिए कि यू आर प्रिपेयर्ड वेरी वेल फॉर द मेंस एग्जाम। तो अगर आपका ये अच्छा होगा तो आपका अल्टीमेटली प्री भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि प्री का वही सिलेबस है जो मेंस का है। मतलब मैंने कहा कि नो डाउट देयर आर सम डिफरेंसेस बिटवीन द टू, ऑल दीज आर द सब्जेक्टिव पेपर्स, यू हैव टू राइट अराउंड 252 मतलब 200 या 150 to 250 words in each and every questions that has been asked in your exam, but the thing that is there, अगर डिफरेंस में इसकी बात करूं और इसकी, तो यहाँ पे आपको क्या किया है, 4 ऑप्शंस दिए होते हैं, ठीक है, 4 ऑप्शंस दिए होते हैं, तो आपको सिर्फ क्या करना है कि करेक्ट वन को आइडेंटिफाई करना है, मतलब आंसर आपके सामने होते हैं, लेकिन यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स आपको आंसर लिखने होते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको आंसर लिखने होते हैं। उसके बाद पेपर 4 आ गया आपका इथिक, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, ठीक है, ये कौन कौन सा आ जाएगा आपका, इथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड। तो इसमें देखिए आपका, इसमें जो पेपर 4 है इसमें आपको मॉरल्स, वैल्यूज़, उसके बाद कंपैशन की बात करेंगे, उसके बाद आपकी ह्यूमन वैल्यूज़ क्या होती हैं, इनको हम कैसे बिल्ड कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको स्टडी करनी है। तो ये वाला जो पेपर 4 है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके लिए अगर कोई अच्छा एक डेडिकेटेड स्टूडेंट होगा तो ओनली आई थिंक कि 10 days आर इनफ टू स्टडी और टू प्रिपेयर फॉर दिस पेपर 4, ठीक है, कि एथिक्स क्या होता है, एटीट्यूड क्या होता है, एप्टीट्यूड क्या होता है, उसके बाद ह्यूमन वैल्यूज़ क्या होती हैं, उसके बाद सिंपैथी, एम्पैथी, इम्पार्शलिटी, प्रोबिटी, गवर्नेंस, ये सारी चीज़ें आपको इसके बारे में पढ़ना। और एक ही चीज़ यहाँ पे जो आपको चाहिए कि आपको एग्जांपल्स और आप अपने आंसर्स को कैसे रिप्रेजेंट करें, दैट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर दिस पेपर। और इसके अलावा आपको केस स्टडी आनी चाहिए, ठीक है, तो वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब मैं एक एक को थोड़ा सा आपको बताता हूँ और साथ में ये बताऊँगा कि फिर आप इन 10 मंथ में इनको कैसे प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, अगर मैं इन 10 मंथ की बात करता हूं तो सबसे पहले अगर मैं GS1 की बात करता हूं, GS1 जिसमें मैंने आपको बताया कि हिस्ट्री है, तो माय डियर फ्रेंड्स आप हिस्ट्री के लिए क्या रेफर करेंगे, आप हिस्ट्री के लिए सबसे पहले तो आपने NCERT 11th-12th की पढ़नी है। यू नीड नॉट टू वेस्ट एनी टाइम किसी भी चीज़ के ऊपर। अगर आपको 11th-12th की NCERT अगर आप अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं तो आप फिर 6 से ऑनवर्ड करिए, लेकिन पहले कोशिश कीजिए कि आप सिर्फ 11th और 12th को ही पढ़ के, तो अगर आपको समझ आ जाती है, ठीक है, तो ये 11th और 12th NCERT आपके पास मस्ट हैं। लेकिन किस की अगर हम बात करें एंशिएंट हिस्ट्री की, तो एंशिएंट हिस्ट्री के लिए माय डियर फ्रेंड्स आप क्या करेंगे, आप ओल्ड NCERT ले सकते हैं, ओल्ड NCERT रमेश शर्मा की, ठीक है, रमेश शर्मा की, या फिर आप तमिलनाडु बोर्ड, कौन सा, तमिलनाडु बोर्ड, ये वाली एक हिस्ट्री की बुक आती है, तो आप इसको भी रेफर कर सकते हैं। इसमें थोड़ी लैंग्वेज ईजी है, तो ये आप खुद भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, तो आप इन दोनों में से कोई एक भी रेफर कर सकते हैं, मेडिवल के लिए भी और साथ में आपके लिए एंशिएंट हिस्ट्री के लिए भी। मेडिवल भी इनमें कवर है। लेकिन उसके बाद अगर हम मॉडर्न की बात करते हैं तो मॉडर्न के लिए आप NCERT भी पढ़ सकते हैं, या साथ में फिर आप स्पेक्ट्रम बुक को रेफर कीजिए, ठीक है, एक साथ में आप NCERT रख लीजिए 11th-12th और साथ में आप क्या कर लीजिए कि स्पेक्ट्रम की ये स्टैंडर्ड बुक आप कवर कर लीजिए। तो जब आप इसको पढ़ेंगे तो उसके बाद आपको इसमें कोई भी परेशानी, कोई भी प्रॉब्लम, कहीं कोई भी और सोर्सेज रेफर आपको नहीं करने पड़ेंगे। GS2 की बात करता हूं अगर मैं, तो GS2 में आपका आ जाएगा आपका पॉलिटी, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ हो रहा है आर्ट एंड कल्चर, तो माय डियर फ्रेंड्स आर्ट एंड कल्चर के लिए आप एक 11th क्लास की NCERT आती है, 11th क्लास की NCERT आप सिर्फ वही ले लीजिए और वही पढ़िए, ठीक है, 11th क्लास की। या फिर आप क्या करें कि नितिन सिंघानिया की एक बुक आती है, नितिन सिंघानिया की, ये वाली बुक भी आप पढ़ सकते हैं, जो आपको सूट बेस्ट करती है आप वही इसको पढ़िए, ठीक है। तो उसके बाद अगर मैं GS2 की पॉलिटी की बात करूँ तो आप NCERT पढ़िए, नो डाउट। लेकिन अगर आपके ग्रेजुएशन में यही सब्जेक्ट थे, आपकी ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड है, तो फिर आप डोंट वेस्ट योर टाइम, आप सीधा लक्ष्मीकांत पढ़िए, ठीक है। कौन सी बुक पढ़िए, लक्ष्मीकांत। बट दिस लक्ष्मीकांत इज नॉट इनफ फॉर योर एग्जाम। लक्ष्मीकांत के साथ साथ आप करंट अफेयर कोई भी मैगजीन, चाहे विजन की ले लें, चाहे वाजीराम की ले लें, चाहे इनसाइट की ले लें, या किसी की भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो आप उसको साथ साथ में करते जाइए। उसके बाद थर्ड देखिए GS3 के लिए, तो मैं तो आपको कहूँगा यही सेम चीज़ मैं यहाँ पे भी रिपीट करूँगा कि इफ़ यू आर मतलब हैविंग ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड, तो देन यू हैव टू रेफर ओनली स्टैंडर्ड बुक्स। आप श्री राम IAS के बुक पढ़िए, श्री राम IAS की बुक पढ़िए, या फिर मैं आपको ये सुजेस्ट करूंगा कि आप वाजीराम का बुकलेट जो होते हैं, वाजीराम के बुकलेट आप वो भी रेफर कर सकते हैं, ठीक है, वो भी रेफर कर सकते हैं। या फिर वैसे रमेश शर्मा की बुक आती है तो वो भी आप रेफर कर सकते हैं। बट फॉर मी, मेरे हिसाब से श्री राम IAS इज़ द बेस्ट, ठीक है। उसके अलावा मृणाल सर के नोट्स आते हैं, आप वो भी रेफ़र कर सकते हैं। अगर किसी के पास हैं तो वो ये भी रेफ़र कर सकता है। तो मतलब कोई इन चारों में से या तीनों में से आप कोई एक ले लीजिए, ठीक है। तो ये आपको करना है GS3 के लिए। उसके बाद साइंस एंड टेक के लिए, साइंस एंड टेक के लिए आपको सिर्फ विजन की या जो भी मंथली करंट अफेयर आप रेफ़र कर रहे हैं, आपको सिर्फ वही उसी को प्रिपेयर करना है, ठीक है, साइंस एंड टेक के लिए। इन्वायरमेंट साइंस के लिए आपको 2 बुक्स हैं, एक है शंकर IAS, एक है कौन सी, शंकर IAS, या आप ये रेफ़र कीजिए, या फिर PMF IAS,
इसकी बुक आई है तो आप इनको रेफर कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक, ठीक है, दोनों में से कोई एक। और जियोग्राफी के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक चीज़ मैं आपको बताता हूं कि आपने 11th प्लस 12th दोनों की एनसीईआरटी जो है इनको रटना है, ठीक है, एनसीईआरटी ऑफ क्लास 11th और 12th, ठीक है। उसके अलावा आप जीसी लियोंग पढ़ सकते हैं, बट सिलेक्टेड पोर्शन, जीसी लियोंग बट सेलेक्टेड पोर्शन आप पढ़ सकते हैं, मैंने आपको मतलब बोल रहा हूँ, ठीक है। या फिर आप सविंद्रा सिंह या माजिद हुसैन कोई भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप ये भी बहुत अच्छे से करते हैं तो यू नीड नॉट टू रेफर मतलब किसी भी अदर सोर्स को, ये आपको बहुत अच्छे से करने हैं और कुछ सिलेक्टेड टॉपिक आप जीसी लियोंग के कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि इन दोनों में से आपका हो जाएगा, और अलॉन्ग विद आपको करंट अफेयर तो रखना ही है इन सभी सब्जेक्ट के साथ। तो तीनों मैंने आपके साथ तीनों जो पार्ट का जो सिलेबस है, तीनों पेपर्स का मैंने आपको साथ सिलेबस जो है वो डिस्कस कर लिया है, और ऑल दीज आर द सोर्सेज फॉर प्रीलिम्स आल्सो। आपको यही सब्जेक्ट पढ़ने हैं प्रीलिम्स के लिए भी, ठीक है। मतलब जैसे स्पेक्ट्रम मैंने आपको मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बताई, एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री के लिए मैंने आपको एनसीईआरटी बताई, तो वो आपको पढ़नी है। आर्ट एंड कल्चर मैंने आपको 11th की एनसीईआरटी या नितिन सिंघानिया की बुक आप रेफर कर सकते हैं, तो ये भी आपको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है। पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत अलॉन्ग विद द करंट अफेयर, ये भी आपको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है। और GS3 इकोनॉमिक्स के लिए मैंने श्री राम IAS के नोट्स आपको या बुक्स आपको मिलती है, तो वही आपको रेफर करनी है। इन अगर मतलब उसके अलावा आप रुनोल सर के नोट्स भी रेफर कर सकते हैं, कोई एक चीज़ अपने मतलब सोर्सेज को आपने बिल्कुल कंसाइज रखना है, बिल्कुल शॉर्ट रखना है। साइंस एंड टेक के लिए आप सिर्फ करंट अफेयर को रेफर कीजिए। एनवायरनमेंट के लिए कोई दोनों में से एक बुक PMFS या आपका शंकर IAS कोई एक ले लीजिए। जियोग्राफी के लिए आपको 11th 12th एनसीईआरटी तो मस्ट है फॉर यू, बट एंड अलॉन्ग विद दीज एनसीईआरटी आपको रेफर करनी पड़ेगी जीसी लियोंग, बट नीड नॉट टू कवर फ्रॉम मतलब फर्स्ट पेज टू लास्ट पेज, ओनली सिलेक्टेड पार्ट, ओनली सिलेक्टेड पोर्शन ही जो है इसमें से आपको पढ़ना है। तो उसके अलावा अगर फिर भी इनमें से कोई भी परेशानी, कहीं पर भी प्रॉब्लम आती है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर या टेलीग्राम ग्रुप पर आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, तो उसके परस्पेक्टिव से, उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको फर्दर जो है वो बताता जाऊँगा, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं कि अब आप ये जो 10 मंथ बच रहे हैं, इसमें आपने इन चीज़ों को कवर कैसे करना है, ठीक है, इन चीज़ों को आप कवर कैसे करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ आपको ऑप्शनल के बारे में बताना चाहूँगा। देखिए ऑप्शनल एक ऐसा होता है, मैंने कहा इसके लिए एक टर्म यूज़ की थी मैंने, गेम चेंजर। तो वाई दिस इज़ कॉल्ड एज गेम चेंजर, बिकॉज ये आपको गेम में बना भी सकता है, आप इसकी हेल्प से आप एग्ज़ाम क्वालिफाई भी कर सकते हैं, और इसकी वजह से कभी आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो भी नहीं सकता। इसलिए जब भी आप अपना एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनेंगे तो वो आपने बहुत वाइजली डिसाइड करना है, बहुत मतलब सोच समझ के आपको ये जो है अपना ऑप्शनल लेना है। तो अगर देखिए आप ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से, मतलब अगर आर्ट्स सब्जेक्ट हैं आपके, या फिर अगर आपके साइंस सब्जेक्ट हैं, कहाँ पे ग्रेजुएशन की बात कर रहा हूँ, कहाँ पे ग्रेजुएशन की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे भी कहाँ पे ग्रेजुएशन की बात कर रहा हूँ। तो अगर देखिए आपके ग्रेजुएशन में 8 सब्जेक्ट हैं, जैसे आपका हिस्ट्री हो गया, जैसे आपका पॉलिटी हो गया, जैसे आपका सपोज जियोग्राफी हो गया, या फिर आपका इकोनॉमिक्स हो गया, या फिर आपका कोई अदर सब्जेक्ट सोशियोलॉजी हो गया। तो अगर माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपके ग्रेजुएशन में ये वाले सब्जेक्ट हैं, ये वाले सारे, ठीक है, तो आप इनमें इंटरेस्टेड हैं पढ़ने में, तो आप इनको ले सकते हैं, आप इनको ले सकते हैं एज एन ऑप्शनल। आपको आते हैं, आप इनमें इंटरेस्टेड हैं, बात है इंटरेस्ट होने की कि आपको किस में इंटरेस्ट है। अदरवाइज इसके अलावा भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, आपका एंथ्रोपोलॉजी है, ये भी एक अच्छा सब्जेक्ट है, आप इसको भी ले सकते हैं। तो अब 2-3 चीज़ें मैं आपको फ़ायदे बता देता हूँ। अगर आप हिस्ट्री लेते हैं, पॉलिटी लेते हैं, जियोग्राफी लेते हैं, इकोनॉमिक्स लेते हैं, तो ये आप ऑप्शनल के लिए जब आप प्रिपेयर करेंगे तो आपको मेंस में भी हेल्प कर जाएंगे, आपको प्री में भी हेल्प कर जाएंगे, ठीक है। अराउंड 40% मान लीजिए, 40% सिलेबस आपका ओवरलैप है, मतलब वही यहाँ पे भी है, वही आपको मेंस में भी होगा और वही आपको प्रीलिम्स में भी होगा। तो इनमें से कोई आपको एक चूज़ करना है। उसके बाद अगर आप एंथ्रोपोलॉजी लेंगे तो मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छे स्कोर बच्चे इसमें लेते हैं, और ये बहुत इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है, बहुत सारे मैक्सिमम बच्चे आपको इसी में देखने को मिलेंगे। सोशियोलॉजी है, पब एड है, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। अगर आप साइंसेस बैकग्राउंड से हैं, आपका बॉटनी है, आपका जोलॉजी है, आपका फिजिक्स है, आपका केमिस्ट्री है, आपका कोई अदर साइंसेज है, मैथ है, तो अगर आप इफ़ यू आर गुड इन दीज सब्जेक्ट, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपका अच्छा है तो आप ये भी ले सकते हैं, कोई एक इनमें से आप ले सकते हैं। अदरवाइज आप इनमें से भी कोई एक सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं, मतलब जो साइंस वाले बच्चे हैं वो इनमें से भी कोई एक सब्जेक्ट वो चूज़ कर सकते हैं, और जो आपको चूज़ करना है उसको फिर अच्छे से पढ़ना है, मतलब ठीक है, उसके तो आपको मतलब वो जिसको बोलते हैं धागे निकालने हैं वैसा आपको करना है, ठीक है। तो ये हो गया ऑप्शनल के बारे में, ठीक है। पेपर 1 और पेपर 2 इसके 2 पेपर आते हैं, और इसी सब्जेक्ट के रिलेटेड ही वो आएंगे, उसमें आपको कोई और दूसरी चीज़ नहीं होगी, ठीक है। अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री के रिलेटेड ही क्वेश्चंस होंगे, या पॉलिटी एंड सो ऑन, ठीक है। अब हम चलते हैं, अभी हाँ आपके पास सपोज जुलाई, ठीक है। तो अब जुलाई, अब अगर हम बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट आ जाना है आपका अगस्त। क्या आ जाना है आपका अगस्त, अगस्त से लेके तो यहाँ पे आपको मई 26 को आई थिंक पेपर है, 26 मई को आपका पेपर है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ मैं इंश्योर करता हूँ आपको, अगस्त
सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च एंड अप्रैल। टोटल कितने मंथ हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 इंक्लूडिंग मई। टोटल आपके मंथ हैं 10। तो ऑलरेडी आपने 2 to 3 मंथ आपने वेस्ट कर दिए हैं। लेकिन स्टिल इफ़ यू आर डिटर्मिनेंट, इफ़ यू हैव मतलब डेडिकेशन, अगर आप इंथुसियास्टिक हैं तो आप इन 10 मंथ में भी आप अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो अब देखिए टोटल अगर 10 मंथ हैं तो मैं क्या करूँगा कि मैं इन तीन को मैं बाहर निकाल देता हूँ। ठीक है, इन तीनों का मैं एक अलग से स्लॉट बनाऊँगा। ठीक है, इन तीनों का मैं एक अलग से स्लॉट बनाऊँगा। अब ये मैंने क्यों बना रहा हूँ वो भी मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, ये तीनों का एक अलग से स्लॉट मैंने बना दिया और यहाँ पे मैं 2 स्लॉट में इसको डिवाइड कर दूंगा, 2 फेसेस में, फेस 1 और फेस 2, और ये आ जाएगा आपका फेस 3। ठीक है, ये 3 महीने माय डियर फ्रेंड्स, अगस्त, हाँ सॉरी यहाँ पे तो अगस्त भी है ना, अभी अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, ये 3 महीने P1, दिस इज द फेस फर्स्ट P1। इस P1 में आप अपनी जान लगा दीजिए अपने फाउंडेशन कोर्स में। ठीक है, किसमें? फाउंडेशन कोर्स में, जिसमें आपने क्या करना है कि अपनी एनसीईआरटी को एटलीस्ट 2 टाइम या 3 टाइम, 2 to 3 टाइम आपको पढ़ना ही है। 2 to 3 टाइम्स इन 3 मंथ में आपको क्या करना है कि अपनी एनसीईआरटी को मतलब 3 टाइम मिनिमम आपको पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। और साथ ही साथ में इनके ऊपर फर्स्ट मंथ या 2 मंथ को छोड़िए, लेकिन थर्ड मंथ में आपने एनसीईआरटी के ऊपर आपने टेस्ट भी लगाने हैं। क्या करने हैं? टेस्ट भी लगाने हैं। ठीक है, आपने टेस्ट भी लगाने, मतलब अगर आपने हिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ी है तो हिस्ट्री की एनसीईआरटी के ऊपर आप टेस्ट लगा लीजिए। ठीक है, 3-3 4-4 टेस्ट आप हिस्ट्री के, 3-3 4-4 पॉलिटी के, 3-4 हिस्ट्री उसके जियोग्राफी के, आपने ये एनसीईआरटी के ऊपर आपने टेस्ट लगाने हैं। ठीक है, ये हो गया आपका एक फाउंडेशन कोर्स। उसके बाद आपका आ जाएगा फेज सेकंड में माय डियर फ्रेंड्स आपका नवंबर, दिसंबर और जैन आ जाएगा, नवंबर, दिसंबर और जैन। इसमें आपने क्या करना है कि अपनी स्टैंडर्ड बुक्स, कौन सी स्टैंडर्ड बुक्स, ठीक है, स्टैंडर्ड बुक्स को रेफर करना है आपने। कौन सी स्टैंडर्ड बुक? जैसे मैंने आपको मॉडर्न के लिए बताई है स्पेक्ट्रम, नो डाउट आप यहाँ पे भी अगर उसको पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे आपको स्पेक्ट्रम, पॉलिटी के लिए आपको लक्ष्मीकांत, ठीक है, पॉलिटी के लिए आपको लक्ष्मीकांत, और उसके इकोनॉमिक्स के लिए आपको कौन सी? अच्छा, इकोनॉमिक्स के लिए मैंने आपको बताया श्री राम आईएएस के नोट्स या बुक, और उसके बाद जियोग्राफी के लिए मैंने आपको बताया एनसीईआरटी। क्या बताया आपको? एनसीईआरटी। साइंस एंड टेक के लिए आपको करंट अफेयर। तो इन 3 मंथ में आपने अलॉन्ग विद एनसीईआरटी ये वाला जो है अपना पोर्शन इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, और अपने मटेरियल को कंसोलिडेट करना है। क्या करना है? कंसोलिडेट करना है। जब आपने ये वाली सारी चीज़ें पढ़ ली तो नो डाउट इसमें आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। ये सारी चीज़ें आपने ऑलरेडी इधर पढ़ के रखी होंगी, आपको समझ आया होगा, सिर्फ आपको एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ पे देखनी है और ठीक है, उन चीज़ों को और अच्छे से मतलब रिवाइज करना है। तो आई होप ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई। उसके बाद आपका जो थर्ड फेस आ जाएगा फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई। ठीक है, तो ये अब इसमें आप ये 4 मंथ, इसमें आप ये 4 का रख लीजिए। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ें आपको करनी है और अलॉन्ग विद ऑप्शनल सब्जेक्ट। ठीक है, अलॉन्ग विद ऑप्शनल सब्जेक्ट। अब एक चीज़ याद रखिए कि जब मैंने आपको यहाँ पे बोला है ना कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, तो जब आपको सिर्फ यहाँ पे एनसीईआरटी पढ़नी है तो माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे आपका ऑप्शनल भी डिसाइड होना चाहिए। ठीक है, और जब आप ऑप्शनल अपना डिसाइड कर लेंगे तो मिनिमम, अगर आप ज़्यादा नहीं दे सकते तो 2 और आपने पर डे अपने ऑप्शनल को पढ़ना है। यहीं से मतलब अगस्त के फर्स्ट डे से आपने 2 आवर, मैं आपको स्टडी प्लान भी बना के बता दूंगा। ठीक है, तो 2 आवर आपने फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आपको पढ़ना ही पढ़ना है, और बाकी टाइम टोटल 12 आवर, अगर 12 नहीं हो रहे हैं तो आपसे, तो 10 आवर तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो उन 10 आवर में अलॉन्ग विद दीज एनसीईआरटी यू हैव टू डिवोट 2 आवर फॉर द ऑप्शनल। ठीक है, ताकि इन 3 महीनों में आपकी एटलीस्ट 1 रीडिंग इस ऑप्शनल में खत्म हो जाए, फर्स्ट रीडिंग इस ऑप्शनल की खत्म हो जाए। ठीक है, जब आप इन नेक्स्ट 4th मंथ में जंप कर रहे हैं तो यहाँ पे अलॉन्ग विद रिवीजन ऑफ एनसीईआरटी आपको ये मतलब स्टैंडर्ड बुक्स रेफर करनी है और साथ ही साथ में अपने इस ऑप्शनल को रिवाइज करना है। लेकिन यहाँ पे आप टोटल आपके पास 4 मंथ हैं, तो कोशिश करिए कि 2 बार आप इसको यहाँ पे पढ़ लीजिए, 2 बार 2 मंथ में आपने इसको रिवाइज करना है। यहाँ पे देखिए मैंने आपको 3 मंथ दिए हैं, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, 3 मंथ हैं। यू हैव टू मतलब प्रिपेयर फॉर दिस ऑप्शनल सब्जेक्ट। ठीक है, तो आफ्टर दैट यू हैव टोटल 4 मंथ। कोशिश करिए कि आप इसको 2 मंथ में ख़त्म कीजिए और 2 बार इसको बिफोर फरवरी आप इसको ख़त्म कर लें। ठीक है, बिफोर फरवरी आप इसको ख़त्म कर लें, और साथ ही साथ में आपको ये स्टैंडर्ड बुक्स जो हैं ये भी पढ़नी है और अपने मटीरियल को कंसोलिडेट करना है। उसके बाद जब आ जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स आप मार्च में, तो मार्च, अप्रैल और मई, ये 3 मंथ आपको कुछ नहीं करना है, ओनली आपको अपने प्रीलिम्स को पढ़ना है।
दिन रात एक करना है। अगर आप 10 आवर पढ़ रहे हैं तो मैं ये कहूँगा कि आप 15 आवर पे कर लीजिए जंप, ठीक है। 13 to 14 आवर्स कर लीजिए, इतना आपको पढ़ना। और प्री लिम के टेस्ट लगाने हैं, उन चीज़ों को रिवाइज करना है, प्री के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को पढ़ना है। आपने ये सारी चीज़ें पढ़ ली हैं यहाँ पे, प्री के लिए यहाँ पे भी पढ़ा है, यहाँ पे भी पढ़ा है, लेकिन फिर यहाँ पे आपने अपने आप को मतलब मेक श्योर करने के लिए कि नाउ यू आर एबल टू क्रैक दिस प्रेस्टिजियस एग्जाम, तो आप मेंस लिखेंगे। तो उसके लिए ये 3 महीने आपको सब कुछ छोड़ के, ऑप्शनल छोड़ के, अपनी मेंस की स्टडी को छोड़ के, ये जो आप मेंस पर्सपेक्टिव से चीज़ें पढ़ रहे थे, आपने आंसर राइटिंग की है, आपने आंसर्स लिखे हैं, आपने ऐसे संडे के दिन लिखा है, ठीक है, ये सारी चीज़ें छोड़ के तो आपने ये 3 महीने सिर्फ इसको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं नेक्स्ट में जो आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। आप ये नोट डाउन करते जाइए सारी चीज़ें। देखिए अब आपको पढ़ना कैसे है, ठीक है। सपोज मैंने आपको पहले प्री के लिए बताया, प्री का अभी आप रहने दीजिए, ठीक है। मतलब जो चीज़ें आपको मैं मेंस के हिसाब से बताऊंगा वही आपके पढ़नी है और वही आपकी प्रिपरेशन होती जाएगी, ठीक है। तो अब देखिए टोटल 4 सब्जेक्ट हैं, GS 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। 4 सब्जेक्ट हैं, तो 5वां आ जाएगा आपका ऑप्शनल। 5वां क्या आ जाएगा आपका ऑप्शनल। अगर आपने क्या करना है कि अगर आपने 2024 का एग्ज़ाम देना है, 2024 का एग्ज़ाम देना है, तो मैं आपको बोलूँगा कि 7 बजे आप लाइब्रेरी में होने चाहिए या आप अपने स्टडी टेबल पे होने चाहिए 7 बजे एग्जैक्ट अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है। 7 AM पे आप होने चाहिए। तो 7 से लेके 9 AM तक, 7 से लेके 9 AM तक आपने क्या करना है कि इस अपने ऑप्शनल को पढ़ना है, ठीक है। ये 2 आवर्स जो हैं आपने किसको देने हैं, इस ऑप्शनल सब्जेक्ट को पढ़ने हैं, ताकि मैंने आपको बताया कि अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, इन तीनों में 3 मंथ में ये आपकी फर्स्ट रीडिंग खत्म हो जानी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद अगर आप अपने स्टडी मतलब अपने रूम पे ही हैं, अपने घर पे पढ़ेंगे, तो फिर आपको क्या करना है कि 9 से 9:30 मतलब 9:30 तक आपने क्या करना है कि अपना ब्रेकफास्ट कर लीजिए आप, ठीक है। 9:30 तक आप अपना ब्रेकफास्ट कर लीजिए। और अगर आप कहीं लाइब्रेरी में जा रहे हैं तो एक चीज़ कीजिए, या तो ले जाइए या फिर क्या करिए कि फिर आप सुबह ही करके जाएँ, ठीक है। तो बेटर रहेगा कि आप लेके अगर जाएंगे तो ये 9:30 तक आप अपना ब्रेकफास्ट कर लीजिए। फिर 9:30 से लेके, ठीक है, 3 आवर का स्लॉट रखिए, 9:30 से 10:30, 11:30 और 12:30, ठीक है। ये जो 12:30 तक आपने क्या करना है कि आपने GS 1, ठीक है, आपका GS 1 जिसमें मैंने आपको क्या बताया था, क्या बताया था आपको, हिस्ट्री। ये हिस्ट्री की NCERT आपको बाय हार्ट आपको पढ़नी है, इनको लर्न करना, मेमोराइज करना, मतलब चीज़ें पढ़नी है, बार बार पढ़नी है, ठीक है। हार्डली इट टेक 10 डेज, मतलब एक पूरी पेज टू पेज उसको पढ़ने में, फिर 10 डेज, फिर दोबारा लगाइए, फिर 10 डेज लगाइए। तो अगर आप 1 महीने में उसको 3 बार ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है, तो आई होप कि वो चीज़ें आपको आ जाएंगी, ठीक है। आई होप कि वो चीज़ें आपको आ जाएंगी। तो ये 3 आवर्स आपने क्या पढ़ना है, आपने GS 1 को पढ़ना है, जिसमें हिस्ट्री हो जाएगी। जब ये हिस्ट्री की आपने मतलब सपोज आप मॉडर्न से शुरू कीजिए, पहले आप मॉडर्न पढ़िए, फिर एंशेंट पढ़िए, फिर मेडिवल पढ़िए, फिर आर्ट एंड कल्चर पढ़िए, ठीक है। तो जब आप ये ख़त्म कर लेंगे माय डियर फ्रेंड्स, फिर आप क्या करेंगे कि ये जो GS 1 के बाद आप GS 2 को पढ़ेंगे, ठीक है, जिसको मतलब ये आपका हो गया 9 से 12, 12:30 तक आपका हिस्ट्री आ गया, ठीक है। अब 12 से लेके 12:30 से आप 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। और 12:40 से लेके फिर 1:40 और फिर 2:40, ठीक है, 2:40, ठीक है, 2:40। इस 2:40 में माय डियर फ्रेंड्स आपको क्या करना है, आपको ये चीज़ करनी है कि आप अपना जो पॉलिटिकल साइंस है, GS 2 का सब्जेक्ट है, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस, ये चीज़ आपने लक्ष्मीकांत की बुक को पढ़ना है, ठीक है, आपने लक्ष्मीकांत की बुक को पढ़ना है। तो अगर आपको इसकी समझ नहीं आ रही है तो फिर आप NCERT रेफर कीजिए, अगर आ रही है, अगर आप ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से हैं तो आप इस 2:40 मतलब ये जो 2 आवर्स हैं वो आपने डेली इस पॉलिटिकल साइंस को पढ़ना है। तो मैं मतलब एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि अगर आप 2 आवर्स इसको डेली पढ़ते जाएंगे तो विद इन मंथ आप इस बुक को कंप्लीट कर लेंगे। तो अगस्त के मंथ में भी एक रीडिंग हो जाएगी, सितंबर के मंथ में भी एक हो जाएगी और अक्टूबर के मंथ में भी एक हो जाएगी, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। उसके बाद आपको एक चीज़ और करनी है, उसके बाद थर्ड आ जाएगा आपका GS 3। जब आप 240 पे पहुंच गए तो 240 से लेके माय डियर फ्रेंड्स 240 से लेके तो आप क्या करिए 240 से लेके 340 और इनफैक्ट 430 तक आप ब्रेक लीजिए, आप लंच कीजिए, आप रेस्ट कीजिए। लेकिन 430 से लेके आपने फिर क्या करना है, यहाँ पे 430 से लेके तो आपने 5:30, 6:30,
एंड 730 ये 30 आपने GS3 को पढ़ना है, GS3 को पढ़ना है, GS3 को पढ़ना है, ठीक है। आपने इकोनॉमिक्स पढ़नी है, उसके बाद आपको साइंस एंड टेक पढ़ना है, उसके बाद आपको इन्वायरमेंटल साइंस पढ़नी है, लेकिन ये तभी पढ़नी है जब आपका इकोनॉमिक्स खत्म हो जाएगा। तो जब आपका इकोनॉमिक्स खत्म हो जाएगा तो GS3 आपको इस टाइम पे पढ़नी है, मतलब इस टाइम के अंदर आप चेंजिंग ला सकते हैं। 15 दिन आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी, फिर आप इन्वायरमेंट पे शिफ्ट हो गए, 15 दिन वो पढ़ी, फिर आप साइंस एंड टेक में 10 दिन शिफ्ट हो गए, फिर उसके बाद दोबारा आप इसी पे आ गए। जैसे आपने यहाँ पे 15 दिन आपने मॉडर्न हिस्ट्री में लगा के या 20 डेज में आपने मॉडर्न हिस्ट्री खत्म कर दी, नेक्स्ट 20 डेज आप एंशिएंट और मेडिवल खत्म कर दीजिए, उसके बाद नेक्स्ट 10 डेज आप आर्ट एंड कल्चर के लिए रख लीजिए। फिर जब आपका 40 to 50 डेज में ये खत्म हो जाता है तो दोबारा से आप फिर मॉडर्न पे हिस्ट्री से, मतलब उस 3 मंथ के अंदर आपको यही चीज़ें इसके रिलेटेड पढ़नी है। सिमिलरली अगर आप GS2 में बात कर रहे हैं तो आपको फर्स्ट 20 डेज में अगर आप एक बार लक्ष्मीकांत खत्म हो जाती है, फिर दोबारा से उसी पे आइए, फिर दोबारा से उसी पे आइए, फिर आप इस टाइम पे आप क्या कर लीजिए कि अपना करंट अफेयर जो है विजन की मैगजीन या कोई भी मैगजीन रेफर कर रहे हैं वो आप साथ में इसमें कर लीजिए। तो अगर आप इस अप्रोच से चलेंगे, इतना टाइम आप देंगे, ये हो गया आपका 7:30 तक। उसके बाद 7:30 से लेके आपने क्या करना है 8:30 और 9 तक आपने वो 30 मिनट्स देने हैं जो मैंने आपको कहा था कि आपको 2 आर्टिकल पढ़ने हैं, और साथ में आपको यहाँ पे 20 मिनट्स या इवन 30 मिनट एक्स्ट्रा देने हैं आपको, किसके लिए, 2 आर्टिकल पढ़ने हैं, ठीक है। 7:30 से 8 तक हो जाएंगे आपके 2 आर्टिकल, और 8 से 9 तक या आप 9:30 तक अपने CSAT की प्रिपरेशन भी करते जाएं, ठीक है। CSAT की प्रिपरेशन भी करते जाएं। ये सारी चीज़ें जब आप हो जाएंगी, उसके बाद इस 9:30 से 9:30 से लेके तो माय डियर फ्रेंड्स आपको 10:10 तक, ये 10:10 तक आपको क्या करना है, आपको क्या करना है कि आप अपने इथिक्स जो पेपर आपका 4 है, मतलब सिर्फ 40 मिनट्स उसको आपने डेली देने हैं, 40 मिनट्स, ठीक है। उसका सोर्सेज क्या है, अगर आपको पढ़ना है तो फिर आप मुझे टेक्स्ट करेंगे, मैं आपको बता दूंगा। तो आपने 40 मिनट्स इसको डेली देने हैं, ताकि इसके लिए आप एक्स्ट्रा टाइम दें न। जो 15 दिन आप पूरे के पूरे इसको देंगे, वो 15 दिन आप फिर इन्हीं सब्जेक्ट्स को रिवाइज करेंगे, और इस सब्जेक्ट को आप 40 मिनट की सीरीज़ में कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। इस सब्जेक्ट को आप 40 मिनट की सीरीज़ में कंप्लीट कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको 3 आवर्स का टाइम दिया, तो 3 आवर्स जब डेली आप 3 मंथ तक पढ़ते रहेंगे तो क्या आपको हिस्ट्री कंप्लीट नहीं होगी? डेफिनेटली हो जाएगी, हिस्ट्री के सारे कंपोनेंट हो जाएंगे। ये 2 आवर्स आप पॉलिटी को पढ़ते जाएंगे 3 महीने तक, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तो नहीं कंप्लीट होगी। तो जब ये 3 मंथ आपका ये हो जाएगा, उसके बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी इसको ही आपने रिवाइज करना, और साथ में राइटिंग आंसर लिखने, जितने मिनिमम हर सब्जेक्ट का एक इसका मिनिमम आपको 4 आंसर्स आपको डेली लिखने हैं, और इसी स्लॉट में ही लिखने हैं, और इन्हीं को बार बार पढ़ते जाना है, इन्हीं को बार बार रिवाइज करना है। और फिर जब आप मार्च में पहुंच जाएंगे, फिर आपने आंसर राइटिंग सब कुछ बंद कर देना है, और ओनली आपने अपने प्रीलिम्स पे फोकस करना है। तो स्टिल अगर किसी को डाउट है वो मुझे टेक्स्ट करेगा, मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे मुझे पूछ सकते हैं। तो इसको आई होप कि आप लोग इसको अच्छे से फॉलो करेंगे और इस टेक्निक से चलेंगे। तो डेफिनेटली मैं आपको एक चीज़ इंश्योर करता हूँ कि आप डेफिनेटली UPSC का एग्ज़ाम 2024 वाला विदिन 10 मंथ आप क्रैक कर जाएंगे, ठीक है। तो मेरी बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई लेक्चर्स। हैव अ नाइस डे।